प्रिय दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम BS विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको क्लास 10th मैथ पार्ट 3 लेसन 1 वास्तविक संख्याओं में जो आपको पूर्व में एक्सरसाइज 1A पढ़ा दी गई है और उसका एक सवाल रह गया है, वो आज एक सवाल बता करके आगे एक्सरसाइज 1B आपको पढ़ाई जाएगी। तो एक सवाल है, ये सवाल जो है वो एक्सरसाइज 1A का जो पिछले वीडियो में छूट गया था उसका एक अंतिम सवाल है। और सवाल कहता है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 398, 436, 542 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सवाल कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका हम 398 में भाग दें तो शेष फल 7 आना चाहिए। यदि हम 436 में भाग दें तो शेष फल 11 आना चाहिए। यदि 542 में भाग दें तो शेष फल 15 आना चाहिए। तो जो शेष फल बच रहा है उसको हम इसमें घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 391, ये हमारा आ जाएगा 6 में गया 5, 3 में गया 2, 425 और 542 में 15 जब घटा देंगे तो बचेगा 527। तो ये जो संख्याएं आई हैं इन्हीं का हम निकालते हैं HCF। तो हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका हम अगर 398 में 436 और 542 में भाग देंगे तो शेष फल क्रमशः 7, 11 और 15 बचेंगे। तो आपको मालूम है कि HCF निकालने के लिए या वह बड़ी से बड़ी पूर्णांक निकालने के लिए हमें सबसे पहले 391 यानी सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी वाली संख्या में देना पड़ेगा। तो 391 एकम 391, 5 में गया 4 और 2 में 9 नहीं जाएगा तो इधर से उधारा लेंगे 12, 12 में 9 गया 3। इसके बाद आप देख रहे हैं कि शेष फल हमारे पास बचा 34। इसी 34 का भाग हम आगे दे देंगे 391 में। तो 34 एकम 34, 5 बचा, फिर एक हमने उतारा लिया 51 हो गया। 34 एकम 34, 11, 11 में 4 गए 7 और इसके बाद यहाँ पर बचा हमारे पास 4, 4 में 3 गया 1। तो आप देख रहे हैं शेष फल बचा 17। अब इसी 17 का भाग इस वाले भाजक में दे देंगे तो 17 दूनी 34, यहाँ शेष फल बचा 0। तो आप देख रहे हैं कि 17 से भाग देने पर शेष 0 आ रहा है, अतः हमारी संख्या जो प्राप्त हुई 17। लेकिन अभी एक संख्या और है तो उसी 17 का भाग हम आने वाली संख्या 527 में देंगे। तो 17 यहाँ 51, 1 बचा 7, 17 एकम 17, शेष फल क्या बचा 0। तो आप देख रहे हैं कि तो यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो संख्या आ रही है 17। अतः HCF क्या हमें प्राप्त हुआ 17, या वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 398, 436, 542 में भाग देने पर क्रमशः शेष 7, 11 व 15 बचेगा 17 है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाती है। अब चलेंगे एक्सरसाइज 1B की ओर। तो देखिए 1B में पहला सवाल है
कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको 4 संख्याएं दी गई जिनको अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है, 140, 156, 3825 और 5005। तो हम इसमें एक का कर दे रहे हैं, बाकी आप इसी तरीके से अन्य का कर सकते हैं। जैसे हमने लिया 3825, तो आप देखेंगे कि 3825 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग यदि हम इसमें दें तो चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 का भाग 8 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। इसके बाद 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 27 हो गया, 5 25, 2 बचा 5 25, 5 25, 5 एकम 5, 3 का भाग देंगे तो 17 तिया 51, फिर 17 एकम 17। तो आप देख रहे होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड हमको क्या प्राप्त हुए, 3 2 बार प्राप्त हुआ, 5 हमको 2 बार प्राप्त हुआ और 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड जो आ गए वो आ गए 3 5 17। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इन संख्याओं को ऐसी संख्याओं में तोड़ देना जिनके फिर द्वारा फैक्टर या द्वारा गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो अब देखिएगा अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 17 के कोई गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से इनको अभाज्य गुणनखंडों में आपको तोड़ना है। अब चलते हैं आगे की सवाल की ओर। दूसरा सवाल है कि निम्न युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करिए। तो पहला युग्म है 26 व 91, जिसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है व एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हम लिखेंगे हल और हमें निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो देख रहे होंगे संख्याएं हमारे पास है 26 और 91, तो इनके हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 और 7 गुणा 13, 13 छठे 91। अतः एचसीएफ अर्थात मासापा या लघुत्तम समापवर्त वह महत्तम समापवर्त, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त। तो महत्तम समापवर्त क्या होता है, जो 2 संख्याओं में कॉमन गुणनखंड होता है अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जो दोनों में मिलता हो। अगर 2 संख्याएं दी गई हैं तो दोनों में वही संख्या मिले, 3 या 3 से अधिक 4 संख्या हों तो जो सभी संख्याओं में संख्या मिलती है वही एचसीएफ होती है, अर्थात एचसीएफ हो गया हमारा 13। अब आ जाते इन्हीं का हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे देखते हैं। 26 और 91, 2 गुणा 13 और 7 गुणा 13। तो प्यारे बच्चों एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या दी जाती है, जैसे यहाँ भी 13 दिया गया, यहाँ भी 13 दिया गया, तो एक बार 13 लिख लेंगे। 7 यहाँ है वहाँ नहीं है तो 7 भी लिख लेंगे और 2 भी लिख लेंगे। तो 13 सते 91 दूनी 182। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम निकल करके आ गया 182। तो आप देख रहे होंगे कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो संख्या दोनों में मिलती है वो एचसीएफ होती है, और एलसीएम जो दोनों में मिलती है वो तो लिखी जाती है और जो दोनों में छूट जाती है वो भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो है आगे सवाल है, इस पर चौथा सवाल आता है और चौथा सवाल में दिया गया है यदि एचसीएफ 306 957 बराबर 9, तो एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा, तो इसको हम हल करते हैं। देखिए चौथा सवाल दिया गया एक्सरसाइज बंदी का, यदि एचसीएफ 2 संख्याएं दी गई हैं 306 और 957 का एचसीएफ यानी
महत्तम समापवर्तक 9 दिया गया तो एलसीएम क्या होगा। तो एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो आप देख रहे हैं दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 957। तो दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 306 इंटू 957, मासा इंटू लासा, मासा और लासा हमने मान लिया यश। तो आप देखेंगे यश बराबर 306 इंटू 957 बटे ये गुणा में 9 है, इधर आएगा कायम हो जाएगा भाग में। तो आप देख रहे होंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया था 9 और एलसीएम हमसे पूछा गया। तो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। तो दोनों संख्या कौन कौन सी, 306 इंटू 957, मासा है 9 और लासा हमने मान लिया यक्स। तो 9 गुणा में है, जब बराबर किधर आएगा तो कायम हो गया, भाग में काटेंगे, 9 तियां 27, 3 बचा, इधर 36 हो गया तो 9 चौक 36 गुणा 957। तो हमारे पास यक्स बराबर आ गया 957 गुणा 34। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने से हमारे पास आ गया 32,538। तो जो लासा निकल करके आया वह 32,538। इसके बाद 5वां सवाल है, यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x हो तो x का मान क्या होगा। तो हम इसको हल करते हैं। ये 1B का सवाल नंबर 5। दो संख्याएं दी गई हैं 225 और 60, जिनका मासा हमको दिया गया। यदि HCF इतना हो तो एलसीएम क्या होगा। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है मासा इंटू लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको HCF दिया गया है, HCF मतलब मासा दिया गया है और x का मान पूछा गया है और दो संख्याएं 225, 60। तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है कि मासा गुणा लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों हमारे पास लासा है नहीं और मासा हमें दिया गया जिसमें x है छुपा हुआ है, उसी x का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को अर्थात 225 और 60 का लासा निकालते हैं। तो 225 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 पना 45 पंचे 225 और 60 का आ जाएगा 2 दूनी 4 तियां 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम क्या निकल करके आ जाएगा। हमने आपको बताया था एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में संख्या मिलती वो तो लिखी जाती है। अब यहाँ देखिए 3 कितने बार है, 2 बार, इधर 3 है 1 बार। तो जो अधिक जहाँ पर होता है वो हमको मिलता है, अर्थात 3 हमको 2 बार मिल जाएगा। यहाँ 2 बार, जो 2 है वो 2 बार है, यहाँ 2 नहीं है तो हमको 2 बार 2 भी मिल जाएगा। और यहाँ 5 1 बार, यहाँ 5 2 बार, तो हमको 5 भी 2 बार मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या जिस संख्या में सबसे अधिक बार होती है उसको हम उतार लेते हैं। तो 5 25 तियां 75 दूनी 150 दूनी 300 300 त्रिका 900। तो एलसीएम जो निकल करके आया वो 900 आ गया। अब इसको हम इस सूत्र में रखेंगे तो मासा हमारे पास कितना है 225 गुणा 5 माइनस 10x इंटू लासा हमारा कितना निकला 900 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 225 गुणा
60। अब देखिए ये 900 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तब तक इसका गुणा कर लेते हैं। 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11 माइनस 10x बराबर, ये 900 गुणा में है, इधर आ जाएगा तो ये संख्या आ जाएगी भाग में। तो एक जीरो से जीरो कट गया, तो 6 कम 6 और 15 छिक्का 90, तो 15 से 225 घट जाएगा तो आ जाएगा 15 15 225। इसके बाद ये 1125 प्लस का है, उधर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हमारा बचेगा 10x बराबर 1125 में 15 चलेंगे तो बचा 1100, 10 माइनस का, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो x का मान निकल आएगा 111। तो पांचवें का बाद सवाल नंबर आता है 6, जो 6 पांचवें की तरीके से है, तो उसको आप लगा लेंगे। हम सवाल नंबर बताने जा रहे हैं 7वां। इसमें पूछा गया x व y ज्ञात करो जब y 4x और x 37। तो इसका मतलब ये होता है कि x को दो भागों में बांट दिया गया है, 3 और 7 में। तो यहाँ x की जगह क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 त्रिका 21, तो इन दोनों का गुणा ही x की जगह पर आएगा, तो 7 त्रिका 21, अर्थात x बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, 21। अब देखिए y के दो गुणनखंड किए गए, x और 4, तो x की जगह क्या आया 21 और इधर क्या है 4, तो y की जगह हो जाएगा 21 चौक 84। तो ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर निकल करके आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर 3 × 7 बराबर 21 और y बराबर 4 × x अर्थात 4 × x का मान 21, तो 21 चौक 84। इसके बाद आगे की ओर चल, इसके बाद सवाल नंबर आता है 9, और एक 7वां के बाद 8वां सवाल छोड़ दिया, तो जो 8वां सवाल है वो 5वें सवाल की तरह है। 9वां सवाल देखेंगे आप, जांच करो किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य हो सकता है। तो आप देखेंगे 6 की पावर n, जहां n बराबर प्राकृत संख्या, n बराबर प्राकृत संख्या, अर्थात n बराबर 1 2 3 इस तरीके से। तो आप देखिए n की जगह जब हम 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, n बराबर जब हम 2 रखेंगे तो 6 4 36 आएगा, जब n की जगह हम 3 रखेंगे तो 6 4 36 छिक्का 216 आएगा। अर्थात n के किसी भी मान के लिए, अर्थात आप देख रहे होंगे कि n के जब हमने इसमें सभी मान रखे तो कहीं मान 0 नहीं आया, अर्थात n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n 0 नहीं है। तो अगला सवाल नंबर है 10, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 व 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या भाज्य संख्याएं हैं या भाज्य संख्याएं नहीं है। तो हम हल करते हैं। पहली संख्या दी गई है 7 × 11 × 13 + 13, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको 13 कॉमन मिल रहा है, तो 13 हमने कॉमन निकाल लिया, कोष्टक में बचा 7 × 11 + 1 अर्थात 13, गैर से 77 1 78। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 78 मिला है वो 2 से विभाज्य है, 78 2 से विभाज्य है, अतः 13 × 78 2 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या आप देख रहे हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो हमको यहाँ कॉमन मिल जाएगा 5, कोष्टक में बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, तो 5। अब इनका हम फैक्टर करेंगे तो 7 × 42
42 दूनी 84 और 4 तियाँ 12, तो 84 गुणा 12। तो हमको प्राप्त हुआ 5। हमने जब कॉमन लिया कोष्टक में बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1, अर्थात इन सबका गुणा किया तो और इसको एक जोड़ दिया आया 1009। 5 गुणा किया तो आया 5045। ये भी 5 से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या भाज्य है। ये प्यारे बच्चों सवाल नंबर जो 11 है वो है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो जो सोनिया है, सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, और जबकि रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो सवाल कहता है कि दोनों एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः एक साथ आकर के मिलेंगे। तो हमें क्या ले लेंगे, 12 व 18 का एलसीएम। तो 12 और 18, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 2 तियाँ 6 तियाँ 18। तो एलसीएम हमने आपको बताया था कि यहाँ दो एक बार है, यहाँ दो बार है, तो जहाँ ज़्यादा होता है वही हम लेते हैं। तो 2 गुणा 2, यहाँ 3 एक बार, यहाँ 3 2 बार, तो हमने 2 बार 3 ले लिया। तो 3 का 9 18 दूनी 36। तो 36 मिनट बाद वो पुनः एक साथ मिलेंगे। प्यारे बच्चों इस बार सवाल नंबर आता है 12 और 14। ये दोनों सवाल 7 नंबर की तरह हैं और 13 नंबर जो सवाल है वो 10 की तरह है। आप देख करके लगा लेंगे और जब आपको नहीं आएगा तो आप हमें उसकी पुनः सूचना देंगे। इसके बाद हम चलते हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1C की ओर। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C। तो प्यारे बच्चों कल के वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1C, और आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, सब कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और यदि किसी भी सवाल में अभी आपको 2 एक्सरसाइज पढ़ाई गई हैं 1A और 1B, क्लास 10th मैथ, और जो बुक है वो डॉक्टर मनोहर रे की है। तो यदि आपको अभी तक 1A और 1B में कोई सवाल ना आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और यदि आपको वीडियो में कोई समझ में ना आ रहा हो या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो अवश्य बताइएगा, आपका पूर्णतः समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।